नहीं हो रहा। वैसे तो अपनी ऑल्टो बर्फ में भी निकल ही जा रही थी, लेकिन एक जगह थी जहां हम फंस गए थे। गाड़ी बहुत हल्की है कि पूरे मोमेंटम से आए और उस मोमेंटम को बनाते हुए जो है यही फंस रही है तो। लेट्स गो। जय माता दी, लेट्स रॉक। गुड मॉर्निंग हर्षिल मार्केट से। और अभी जो है समय हो गया है हर्षिल के बाज़ार को अलविदा कहने का, और यहाँ से हम जो है अपना गंगोत्री का सफ़र शुरू करेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो पॉसिबली देखते हैं। अगर आपका प्लान बनता है मार्केट में कहीं रुकने का तो ये है खुशी होम स्टे। यहीं हमने जो है 2 दिन बिताए और बहुत ही मतलब कंफर्टेबल स्टे रहा हमारा। इसके अलावा जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई वो है यहाँ का फूड। तो बड़ा ही चटपटा कैफ़े है इनका, लून मिर्च करके, तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल जो है मैं इनकी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। अभी यहाँ से जो है गंगोत्री के लिए निकलते हैं। गंगे मैया का नाम लेके चल पड़े हैं गंगोत्री की रोड पे। अब बुलावा होगा तो रास्ता खुला होगा, अदरवाइज हो सकता है आधे में से रिटर्न लेना पड़े। वैसे फ़िलहाल जितना रास्ता दिख रहा है उसमें मिट्टी पड़ी हुई है, तो अभी तक तो मज़ा आ रहा है। मेरे को उम्मीद है वैसे कि निकाल देंगे अपन। बाकी देखते हैं क्या लिख रहा है नसीब में। ये जो लेफ्ट में रास्ता जा रहा है ये जा रहा है गर्तांगली के लिए। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं यह है उत्तराखंड का हाईएस्ट मोटरेबल ब्रिज, जो बना है लगभग 2800 मीटर के एल्टीट्यूड पे, और ये जोड़ता है लंका को भैरव घाटी से। इसी वजह से इस ब्रिज को नाम दिया गया लंका ब्रिज। इस ब्रिज पे चलना या मात्र खड़े होना एक एडवेंचर है। शायद ही आपने इतने ऊंचे ब्रिज से कभी नीचे देखा होगा। इसके नीचे जाड़गंगा नदी बहती है जो आगे चलकर भागीरथी में मिल जाती है। इससे पहले एक पैदल जाने वाला छोटा सा ब्रिज था जो आज भी यहाँ से दिखाई पड़ता है। अब यहाँ से गंगोत्री धाम बस 9-10 किलोमीटर पे है। देखिए, बर्फ में अगर आराम से चलना है तो कोशिश करें कि रास्ते पे चलें, और अगर आप साइड लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आप फंस सकते हैं। और अगर आप फंस गए तो कोशिश कीजिए कि पहला गियर नहीं बल्कि रिवर्स लीजिए। इसी तरीके से अगर ट्रैवल भी आराम से करना है तो उसके लिए अच्छी नींद का आना बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद के बाद ही आप अपने सफ़र को पूरी तरह एंजॉय कर सकते हो। लेकिन कभी कभी हमारा ट्रैवल का शेड्यूल कुछ ऐसा रहता है कि जो हमारी स्लीप साइकिल है वो गड़बड़ा जाती है। अब इसके लिए स्लीपिंग पिल्स लेना तो सही विकल्प नहीं है, लेकिन मुझे इसका जो है एक आयुर्वेदिक सॉल्यूशन मिला है, पंचामृत स्लीपिंग स्ट्रिप्स फॉर गुड स्लीप। देखो, हमारी बॉडी नेचुरली मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है, और जैसे ही ये हार्मोन रिलीज होता है शरीर को एक सिग्नल जाता है कि अभी सोने का समय हो गया है। उसी तरीके से पंचामृत की स्लीपिंग स्ट्रिप्स में 5 मिलीग्राम मेलाटोनिन होता है, ताकि हम नेचुरली जो है आराम से सो सकें। सिंपली जो है पैकेट खोलो, एक स्ट्रिप को जीभ पर रखो और 30 मिनट में गहरी नींद का आनंद लो। ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और इसकी आपको जो है आदत भी नहीं लगती है। सिंपली बस जिस दिन आपको लगे कि आज नींद आने में समस्या है उस दिन जो है आप इसका इस्तेमाल करें। तो अगली बार जब ट्रैवल करते हुए आपको नींद आने की समस्या आए तो पंचामृत की स्लीपिंग स्ट्रिप्स जो है अपने साथ रखें। ये बड़ी सॉफ्ट है। पूरे सर में बर्फ है। हाँ, तेरी तो जैकेट भी बहुत जल्दी गीली हो गई यार। अंदर तो गीला गीला सो रहा है यार।
जो लोग डायरेक्टली हमारे हर्षल एडवेंचर का तीसरा एपिसोड देख रहे हैं उन्हें थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये सफ़र हमारा फरवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू हुआ था, जिसका मकसद था बर्फ़ में मज़े करना। यूँ तो लोग सीधा हर्षल देखने चले आते हैं, लेकिन हर्षल सिर्फ एक गांव नहीं है, बल्कि पूरी वैली है, पूरी घाटी है। और इस घाटी में प्रमुख 8 गांव हैं, जिसमें सबसे शुरुआती गांव है सुक्खी। तो हमने अपने हर्षल के सफ़र को शुरू किया था सुक्खी गांव से, और फिर धीरे धीरे हम सभी गांवों को देखते हुए पहुंचते हैं हर्षल। फिर हर्षल और पास के गांव घूमने के बाद आज हमारी मंजिल है गंगोत्री धाम। गंगोत्री मैं पहली बार जा रहा हूँ और हमेशा से ही मन में था कि ऐसे वक्त गंगोत्री जाना है जब यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या ना के बराबर हो। और अगर आप नहीं जानते तो उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट शीतकाल में यानी सर्दियों में बंद रहते हैं। इसी वजह से यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या इस वक्त बहुत कम है। हालांकि गंगोत्री के कपाट अभी बंद हैं, तो मंदिर के अंदर तो हम अभी प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन माँ गंगा की जन्मभूमि ज़रूर देखेंगे। आप सभी का स्वागत है गंगोत्री धाम में। और फाइनली जो है हम गंगोत्री पहुंच गए हैं। गंगोत्री यानी गंगा जिस जगह धरती पर उतरी थी, गंगोत्री। तो हमने पहले से ही सोचा था कि यार ऐसे टाइम पे आएंगे जब एज़ मच एज़ पॉसिबल शांति अपने को मिले। बहुत ज़्यादा भीड़ में इच्छा नहीं थी, तो ये परफेक्ट टाइम पे हम आए हैं। लगता है इसी समय का मतलब बुलावा था। तो अभी दर्शन तो पॉसिबल नहीं है, जैसा मैंने आपको मुखमा में वो मुखीमठ टेम्पल दिखाया था, तो वहाँ इस समय जो है माँ को पूजा जाता है। इस समय अभी शीतकाल के लिए ये बंद रहेंगे, फिर जब कपाट खुलेंगे तो यहाँ पूजा जाएगा। बट अभी इस इलाके का भ्रमण करते हैं और धीरे धीरे आपको भी दिखाते हैं। ये एग्जैक्टली है भागीरथी की तपस्थली। तो कई 100 सालों पहले तो मतलब गंगा जो है यहीं से निकलती थी। फिर धीरे धीरे जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हुई, अब तपोवन गौमुख मतलब काफ़ी पीछे यहाँ से शिफ्ट हो गया। भागीरथ ने जो है अपने पितरों के मोक्ष के लिए लगभग 5,500 साल तप किया था, और तब जाके जो है गंगा धरती पर आई थी। और इसी वजह से, उनके तप की वजह से है जो है गंगा को यहाँ से भागीरथी नाम दिया गया। राजा सगर के वंशज भागीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कहानी रामायण, महाभारत और विभिन्न पुराणों में वर्णित है। इसे अगर सरल शब्दों में समझें तो भागीरथ के पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष केवल गंगा नदी ही दे सकती थी, लेकिन गंगा स्वर्ग में बहती थी और उन्हें पृथ्वी पर लाना एक कठिन कार्य था। अंतिम संस्कार की ये जिम्मेदारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। अंततः राजा सगर के 7वें वंशज भागीरथ ने इसकी कमान संभाली और अपने तप से माँ गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए। शिवजी ने माँ गंगा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में उतारा, जिससे कि माँ गंगा की शक्ति से पृथ्वी खंडित ना हो, और धीरे धीरे शिव की जटाओं से माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। फिर जब माँ गंगा धरती पर उतरी तो भागीरथ उन्हें अपने साथ साथ समुद्र तक ले गए, और वहां से गंगा नदी पाताल लोक तक पहुंची और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। पुराणों में लिखी ये कहानी हिंदू धर्म के हर कण में बसती है। जीवन से लेकर मरण तक बिना गंगा जल के हर धार्मिक कार्य अधूरा है। आज भी नवजात शिशु की शुद्धि के लिए उसे गंगा जल से नहलाया जाता है। यहाँ तक कि आज भी ये सुनिश्चित किया जाता है कि प्राण त्यागने वाले के मुख में कुछ बूंदें गंगा जल की हो, जिससे कि उन्हें मुक्ति मिल सके। तो ये सिर्फ एक नदी या बहता पानी नहीं है, बल्कि हमारे देश की लाइफलाइन है। जब से मतलब बर्फ़ देखी है, बड़ी मस्ती सी सूझ रही है तब से ही। लेकिन यहाँ पे आके गंगा नदी के किनारे बैठ के इसकी आवाज़ सुन के, बहता पानी देख के, मतलब शांति सी है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बस इच्छा है कि बस ऐसे ही बैठे रहूं। देखो, कपाट नहीं खुले हैं, लेकिन यार जो पूजनीय है वो माँ गंगा ही है। थोड़ा सा ये पानी छुओ, स्पर्श करो, इसको प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण करो, तो मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ा दर्शन है। वैसे इच्छा है आगे बिल्कुल इसका उद्गम देखेंगे गौमुख से, बट विंटर्स में खैर पॉसिबल नहीं होता। फ़िलहाल तसल्ली से बैठते हैं और फिर जो है आसपास घूमेंगे। मैं जो है एक बार पास जाके आपको भी ये आवाज़ सुनाता हूँ। देखते हैं कितना पास जा पाते हैं।
ओए ये वाला घर देख। ओ क्या पाउडर है, पाउडर है देख। जैसे कि ये ओ ये वाला देख। अगर मुझे किसी ने ड्रोन उड़ाने के लिए मना किया गंगोत्री मंदिर से लगभग 500 मीटर आगे एक पूजनीय तीर्थ स्थल और एक शानदार झरना है। यहाँ पे भागीरथी लगभग 100 फीट ऊंचाई से गिरकर एक कुंड का निर्माण करती है। माँ गंगा किस तरीके से पत्थरों को तराश कर इस कुंड का आकार बनाती है और साथ ही ऊंचाई से गिरने से जो ध्वनि पैदा होती है वो वास्तव में देखने लायक अनुभव है। इस कुंड की धार्मिक मान्यता है कि पृथ्वी पर जो सबसे पहली सूर्य की किरण पड़ी थी वो इसी स्थान पर पड़ी थी और इसी वजह से इसे नाम दिया गया सूर्य कुंड। सूर्य कुंड से थोड़ा आगे एक पुल पार करके आप पहुंचते हैं गौरी कुंड। वास्तव में माँ गंगा जब सूर्य कुंड से निकलती है तो एक गुफा नामक क्षेत्र से होकर गुजरती है, जो कुछ ऐसा लगता है कि स्वयं भागीरथी ने पिछले हजारों सालों में पत्थरों को काटकर खुद के लिए रास्ता बनाया हो। इस स्थान की धार्मिक मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं से धरती पर उतारा था। इस स्थान का आकार देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सच में माँ गंगा शिवजी की जटाओं से होकर यहाँ से बह रही हैं। गौरी कुंड और सूर्य कुंड के पास एक और ऐसा स्थान है जिसके बारे में यहाँ आने वाले यात्री कम ही जानते हैं। इस स्थान का नाम है तपोवनम हिरण्य गर्भा कलाधीर्गा, या सरल शब्दों में आप इसे स्वामी सुंदरानंद जी की आर्ट गैलरी कह सकते हो। ये आर्ट गैलरी देखने से पहले ये जानना जरूरी है कि स्वामी सुंदरानंद जी कौन थे। स्वामी जी के जीवन को अगर 3 शब्दों में समझना है तो एक योगी, एक माउंटेनियर और एक फोटोग्राफर। कमाल की बात है ना, क्योंकि हम लोगों के मन में जो इमेज है एक योगी की वो बस साधना तक सीमित है, लेकिन कुछ साधु होते हैं जो जीवन को पूरी तरह जीते हैं। उनमें से एक थे स्वामी सुंदरानंद जी। 21 साल की उम्र में एक गुरु की खोज में दक्षिण भारत से यात्रा करते हुए सुंदरानंद जी 1948 में गंगोत्री पहुंचते हैं, यानी आज़ादी के 1 साल बाद। अभी हम उस समय के गंगोत्री की कल्पना भी नहीं कर सकते। और उस समय गंगोत्री से आगे गौमुख की यात्रा करते हुए तपोवन पहुंचते हैं। इस यात्रा में उन्हें उनके गुरु स्वामी तपोवन महाराज मिलते हैं, जिनसे वो योग साधना में महारत हासिल करते हैं। अपने शुरुआती जीवन में ही संन्यास लेने के बाद सुंदरानंद जी ने गंगोत्री हिमालय को ही अपना घर बना लिया और मात्र अगले 1.5 साल में 108 बार गौमुख की यात्रा की, जिसमें उन्होंने बहुत से यात्रियों का मार्गदर्शन किया। स्वामी जी का कहना था कि 108 के बाद तो उन्होंने इसकी गिनती रखना ही छोड़ दिया, यानी आप कह सकते हो कि ये उस समय के सबसे प्रथम गाइड थे। और अगले कुछ सालों में ही उन्होंने गंगोत्री से यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले पैदल मार्ग से सभी धामों की यात्रा शुरू की। वो शायद हमारे देश के पहले साधु थे जिन्होंने 25 से अधिक हिमालय की चोटियों पर चढ़ाई की थी। एक बार अपने गंगोत्री से बद्रीनाथ की यात्रा में, जिसे कालंदी खाल ट्रैक भी कहा जाता है, स्वामी जी एक क्रेवास में फंस गए थे। वहाँ से बचकर निकलने के बाद उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना हिमालय के ये सारे रास्ते और इन सभी अनुभवों को तस्वीरों में उतारा जाए। और ऐसे शुरू होता है स्वामी जी के जीवन का तीसरा पड़ाव, जहाँ पहले वो योगी बने, योगी से पर्वतारोहिणी बने और अब हिमालय में ली गई दिलचस्प और रोचक तस्वीरों से उन्हें नया नाम मिला, द साधु हु क्लिक्स और द क्लिकिंग साधु। तो इस आर्ट गैलरी में सुंदरानंद जी द्वारा ली गई तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये आर्ट गैलरी पूरे साल खुली रहती है, यानी कि जब गंगोत्री के कपाट बंद रहते हैं तब भी ये आर्ट गैलरी खुली रहती है। यहाँ आपको उनके द्वारा लिखी गई किताब हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ अ साधु भी मिल जाएगी, जिसमें उनके 60 वर्षों की हिमालय की कहानियाँ और उनके द्वारा ली गई 425 तस्वीरें शामिल हैं।
सुंदरानंद जी ने पिघलते हुए गंगोत्री ग्लेशियर की 1 लाख से ज़्यादा तस्वीरें ली हैं और गंगोत्री ग्लेशियर के तेजी से पतन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में यात्रा की। उनका कहना था कि जब मैं पहली बार इस क्षेत्र में आया था तो ये हिमालय के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक था। गंगा की पवित्रता और उस समय प्रचलित हिमालय वनस्पति और जीव जंतुओं की प्रचुरता की कल्पना करना आज के समय में कठिन है। हम नहीं जानते कि हमने क्रूरतापूर्वक क्या नष्ट कर दिया है। यहाँ हर साल गर्मी बढ़ते जा रही है। लोग कहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है, मैं कहता हूँ कि ये ग्लोबल वार्निंग है। उन्होंने इसके लिए गंगोत्री में होटलों और आश्रमों के अनियंत्रित निर्माण और इस स्थानों से मल और कचरे को गंगा में बहाए जाने को जिम्मेदार ठहराया। उनके मुताबिक यहाँ कोई पर्यावरण प्रेमी नहीं बचा, सिर्फ पैसा प्रेमी बचा है। वो कहते हैं कि हर साल जब मंदिर कठोर सर्दियों के महीनों के दौरान बंद हो जाता है तो अनियंत्रित निर्माण और पेड़ों की कटाई अपने चरम पर होती है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने का मुख्य कारण है। स्वामी जी की बातों को अगर साइंटिफिकली देखें तो इंडियन गवर्नमेंट की एक रिसर्च के अनुसार गंगोत्री ग्लेशियर हर साल 25 मीटर की दर से घट रहा है और 1935 से लेकर अब तक 1700 मीटर पीछे जा चुका है। और अगर इसी दर से ग्लेशियर पिघलते रहे तो अनुमान है कि 1500 साल के अंदर अंदर गंगोत्री ग्लेशियर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। पहले गंगोत्री धाम कुछ ऐसा दिखा करता था और फिर इंसानी ज़रूरतों के हिसाब से आज इतना कंस्ट्रक्शन है कि ये पहचानना मुश्किल है कि इन सब इमारतों में से मंदिर कौन सा है। कंस्ट्रक्शन को कैसे देश की उन्नति माना जाता है ये मेरी समझ से परे है, लेकिन हम सब में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर पीढ़ी में अपने अपने तरीके से पर्यावरण को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। एक लड़ाई जीडी अग्रवाल जी ने लड़ी थी आमरण अनशन लेकर, जो चाहते थे कि गंगा नदी पर डैम ना बनाए जाएं, क्योंकि डैम बनाने की वजह से गंगा में जो रोगों को मारने की शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है। जब सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो 111 दिन के आमरण अनशन के बाद वो शहीद हो गए। उनके पूरे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक लड़ाई अभी सोनम वांगचुक जी लड़ रहे हैं, जो सिर्फ लद्दाख की नहीं है बल्कि हमारे पूरे देश की है। लद्दाख के ग्लेशियर हमारे देश के प्रमुख नदियों के स्रोत हैं, जो पिछले कुछ सालों से तेजी से पिघलते जा रहे हैं, जिसका एक मुख्य कारण है लद्दाख में बढ़ती इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। उनके द्वारा लिए गए अनशन का प्रमुख मुद्दा है लद्दाख में 6 शेड्यूल लगे, जिससे बाहरी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर रोक लग सके। कमाल की बात यह है कि हमारे देश की मीडिया कमरे की सिर्फ वही खिड़की खोलती है जिससे रूलिंग पार्टी के अच्छे काम ही दिखाई दे, और इसीलिए आपने किसी भी न्यूज़ चैनल में इस अनशन के बारे में कुछ नहीं सुना होगा। तो सत्य आपको खुद अपनी समझ से देखना होगा और समझना होगा, क्योंकि जब तक हमारे देश की मीडिया कोई धार्मिक एंगल नहीं लेके आएगी लद्दाख के मुद्दों पर, तब तक इस अनशन को कवर नहीं करेगी। खैर, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। फिलहाल हमें अपने अपने तरीके से आज के समय के क्रांतिवीरों का समर्थन करना है, क्योंकि ये लड़ाई ना जाति की है ना धर्म की, बल्कि प्रकृति की है, जो हम सब के लिए एक जैसी है। जय हिंद, जय भारत। तो इसी के साथ बर्फ़ के इस रोमांचक सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर कभी ऑन टाइम ऑन सीज़न आके तपोवन गंगोत्री तक जाएंगे और मिलते हैं आपसे अगले रोमांचक सफ़र में। थैंक यू सो मच।